हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। देखिए, आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, यानी चैप्टर नंबर 1 है। और ये जो किताब है हमारी, ये मानव भूगोल पर आधारित है ना, बेस्ड है ह्यूमन ज्योग्राफी पर। और चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आपने 11वीं में एक इंडिपेंडेंट एज ए सब्जेक्ट आपने ज्योग्राफी को पढ़ा। उससे पहले आप सोशल साइंस के साथ ही ज्योग्राफी को पढ़ते थे ना, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सामाजिक विज्ञान के साथ ही आप 10वीं तक पढ़ते आए थे। मगर एक स्वतंत्र विषय के रूप में, एक सेपरेट सब्जेक्ट डिसिप्लिन के रूप में जो आपने पढ़ा ज्योग्राफी को, क्लास 11th से पढ़ा, आपको एक सेपरेट सब्जेक्ट मिला। देखिए, अब मैं जो पढ़ाऊंगा, मैं ये मान के चलूंगा कि 11वीं में आपने ज्योग्राफी ठीक ठाक तरीके से नहीं पढ़ी हुई, या पढ़ी है तो बहुत ही अच्छी बात है। मगर ऐसा इसलिए मैं सोच रहा हूं कि जिसने ना भी पढ़ी हो उसको भी ठीक तरीके से समझ में आ जाए। मैं सरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, मेरा प्रयास यही होगा। ऐसा कहने का मतलब यहां पर यह है। देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम है मानव भूगोल विषय क्षेत्र, है ना। ये मानव भूगोल विषय क्षेत्र है, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि भूगोल क्या है। देखिए, भूगोल शुरुआत के समय से कभी ऐसा विषय रहा नहीं कि उसे बहुत ही अलग करके स्टडी करा जाए, बल्कि शुरुआत के समय में, अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं में, उसे विज्ञान की एक शाखा मानकर ही स्टडी किया जाता था। यानी साइंस के साथ रखकर ही उसको, साइंस की एक ब्रांच रखकर ही उसको स्टडी किया जाता था। मगर जैसे जैसे प्रकृति या पृथ्वी को लेकर अलग अलग खोजें सामने आने लगी, तो यह महसूस किया जाने लगा, यह माना जाने लगा कि ज्योग्राफी अपने आप में, यानी भूगोल अपने आप में एक व्यापक, वृहद, एक ब्रॉड और बहुत ही ज्यादा डायनामिक सब्जेक्ट है। इसे साइंस से अलग करके, उसे सेपरेट करके अध्ययन करने की जरूरत है। और एक ग्रीक विद्वान है ना, एक यूनान के और ग्रीक विद्वान है जिनका नाम एरिस्थेनिस है। इन्होंने पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग करा। एरिस्थेनिस पहली बार इस शब्द का प्रयोग करा, और इन्होंने ज्योग्राफी का जो नामकरण करा, एरिस्थेनिस ग्रीक विद्वान ने ही करा है। तो यानी ज्योग्राफी शुरुआत से कभी ऐसा सब्जेक्ट रहा ही नहीं कि उसे बहुत ही सेपरेटली स्टडी किया जाए। वो विज्ञान की, साइंस की एक ब्रांच थी। मगर बाद में जैसे जैसे आविष्कार और खोजें होने लगी, तो यह महसूस किया गया कि अब ज्योग्राफी को एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करने की जरूरत है। और पहली बार इस शब्द को एरिस्थेनिस ने प्रयोग किया गया, जिसको उन्होंने नाम दिया जियोग्राफी, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी, यहां पर जियो का मतलब है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब है वर्णन। जियो का मतलब है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब है वर्णन, और इन दोनों को मिलकर बनता है पृथ्वी का वर्णन। यानी ज्योग्राफी जो कहते हैं उसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। अब पृथ्वी का वर्णन क्या है ये समझ लीजिए। देखिए, पृथ्वी पर क्या है, अलग अलग घटनाएं होती हैं, है ना। बादल का फटना, बाढ़ का आना, भूस्खलन का होना, भूकंप का आना, है ना, जलवायु का बदलना, है ना, कहीं सूखा पड़ना पृथ्वी पर, है ना, कहीं पर पर्वत का होना, पठार का होना, मैदान का होना, नदियों का होना। ये पृथ्वी पर अलग अलग तत्व हैं और अलग अलग घटनाएं भी होती हैं। अब पृथ्वी पर होने वाले अलग अलग जो भौतिक भौगोलिक तत्व हैं, और जो पृथ्वी पर होने वाली जो अलग अलग घटनाएं हैं, उनका जो अध्ययन करते हैं हम ज्योग्राफी में करते हैं। और ये जो घटनाएं हो रही हैं, इनका वर्णन करते हैं। इन घटनाओं का क्या करते हैं हम, वर्णन ही तो करते हैं। तो पृथ्वी का जो वर्णन करे वो ज्योग्राफी। यानी ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोन। यानी जियो यानी पृथ्वी, ग्राफोन या ग्राफी यानी पृथ्वी, और ग्राफी यानी वर्णन। यानी जियो प्लस ग्राफी, पृथ्वी का वर्णन, यानी पृथ्वी पर होने वाली समस्त घटनाओं का वर्णन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग करते हैं। ये बात आप लोगों को एकदम क्लियर हो गई। ये हमने 11वीं क्लास में पढ़ लिया था, और ये मैंने आपका एक बेसिक फंडामेंटल के लिए आप लोगों को बता दिया कि ज्योग्राफी का यहां पर क्या अर्थ है। अब देखिए कि ज्योग्राफी के भी दो उप क्षेत्र हैं, या कह सकते हैं कि ज्योग्राफी में भी दो विषय हैं अलग अलग। नंबर 1 है, यानी ज्योग्राफी को अगर मैं तोड़ दूं तो उसके भी दो अलग सब्जेक्ट हैं। एक है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसे भौतिक भूगोल कहा जाता है हिंदी में, और एक है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसे मानव भूगोल कहा जाता है। अगर मैं ज्योग्राफी को क्लासिफाई करूं तो ज्योग्राफी के भी दो विषय हैं। जैसे आप साइंस को क्लासिफाई करते हो तो साइंस के अलग अलग विषय होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ऐसे ही ज्योग्राफी को अगर मैं क्लासिफाई कर दूं, ज्योग्राफी का भूगोल का वर्गीकरण कर दूं, तो भूगोल के भी दो विषय हैं। एक है
भौतिक भूगोल जिसे फिजिकल ज्योग्राफी कहा जाता है, और दूसरा है मानव भूगोल जिसे ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। सबसे पहले मैं भौतिक भूगोल के बारे में बात करता हूं। देखिए भौतिक भूगोल क्या है, जिसमें जो पृथ्वी के भौगोलिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, जैसे नदियां, पर्वत, पठार, है ना, झरने, है ना, मैदान, पठार, ये जो चीज है ये भौगोलिक तत्व है। ये इस पृथ्वी के भौगोलिक तत्व हैं, इनका अध्ययन हम भौतिक भूगोल में करते हैं ना, जो फिजिकल ज्योग्राफी है। और उसमें हम स्टडी करते हैं क्लाइमेट का, है ना, रिवर का, पहाड़ का, है ना, इन सब चीजों का हम अध्ययन करते हैं, इनको स्टडी करते हैं किसमें, फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल में। अब मानव भूगोल में क्या अध्ययन करते हैं? मानव भूगोल बहुत बाद में जाकर बना, महसूस किया गया कि मानव अपने आप में इस पृथ्वी का ही हिस्सा है, और मानव का इस पृथ्वी के साथ अंतर संबंध है, इंटर रिलेशन है। तो बाद में जाकर एक सब्जेक्ट बना, मानव भूगोल एक विषय बना। सबसे पहले तो भूगोल में हम भौतिक पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों का ही अध्ययन कर रहे थे, पर्वत, पठार, नदियां, झरने, तालाब, जलवायु, मौसम, इन सब चीजों का ही अध्ययन कर रहे थे। मगर बाद में ये महसूस किया गया कि इंसान भी इस प्रकृति का एक हिस्सा ही है, और इस प्रकृति के साथ वो एक संबंध है, उसका इंटर रिलेशन है। और बाद में ऐसा ऐसा मतलब अध्ययन करने पर ऐसा बहुत सारे ऐसे खोज के बाद ये एक विषय बना जिसे कहा गया मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। तो यानी ज्योग्राफी के दो विषय हैं, फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल, और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर ये पूरी किताब है जो 11वीं में आपने पढ़ी थी। वो आपने आप अगर ध्यान देंगे 11वीं क्लास के टॉपिक्स देखेंगे अपनी इस बुक के, तो वो भौतिक भूगोल के ऊपर है, फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर है। और उसमें जो चैप्टर है वो जलवायु है ना, जलवायु के ऊपर चैप्टर है, पृथ्वी की संरचना है ना, ये चैप्टर है। वहां पर सूर्य तप और ये सब चीजें हैं, ये क्या है, ये भौतिक भूगोल का ही हिस्सा है। और ये जो आपको इस बार 12वीं क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी है यानी मानव भूगोल है। अब हम शुरुआत करते हैं कि मानव भूगोल होता क्या है, वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। देखिए मानव भूगोल क्या होता है, पृथ्वी और मानव सॉरी प्रकृति और मानव के बीच में जो अंतर संबंध है, नेचर प्लस ह्यूमन, इनके बीच में एक इंटर रिलेशन है, उसे मानव भूगोल कहा जाता है। यानी प्रकृति और मानव के अंतर संबंधों को ही मानव भूगोल कहा जाता है। ये जो नेचर है ना, इस नेचर का इंसान के साथ संबंध है ना, नेचर का इंसान के साथ संबंध है, मानव का प्रकृति के साथ संबंध है, वो मानव भूगोल कहलाता है। मानव का प्रकृति के साथ संबंध कैसे? मानव जितनी भी अपनी क्रियाकलाप है, जितनी भी समस्त क्रियाएं हैं, है ना, जितनी भी एक्टिविटी होती है, वो पृथ्वी पर ही तो करता है, वो नेचर में ही तो ही करता है। जैसे मान लिया ऑफिस जाना, है ना, सोना, खाना, खेती करना, उद्योग लगाना, ये कहाँ हो रहा है? ये पृथ्वी पर ही तो हो रहा है। तो माना गया कि मानव जो है उसका एक संबंध है इस प्रकृति के साथ, नेचर के साथ, अर्थ के साथ एक संबंध है। और मानव अपने जन्म से लेकर मरण तक और अपने विकास कार्यों के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो पृथ्वी पर ही करता है। और मानव को पृथ्वी के एक आवास के रूप में देखा जाता है, मानव को पृथ्वी के घर के रूप में देखा जाता है। मानव का घर है और मानव यहाँ रहता है, खाता, बसता है ना, अपना विकास करता है। और मानव की जो संस्कृति होती है उसका भी विकास यहीं पर होता है। तो मानव के घर के रूप में देखा गया है। और मानव और इंसान और प्रकृति यानी इंसान और नेचर के बीच में जो इंटर रिलेशन है, इसी को ह्यूमन ज्योग्राफी कहा गया है। अब देखिए जो ये किताब है ये पूरी की पूरी मानव भूगोल पर आधारित है। और ये आपको बताएगी किताब कि मानव भूगोल, जब आप इसके चैप्टर देखेंगे तो आपको जनसंख्या के बारे में पता चलेगा, है ना, आपको विकास के बारे में पता चलेगा, आपको प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीय क्रियाओं के बारे में पता चलेगा। देखिए इसमें क्या है कि मानव इन्वॉल्व है। अगर आप ध्यान दें, आप महसूस करें तो इसमें इंसान शामिल है। उद्योग है तो उद्योग कहां पर है? पृथ्वी पर ही तो है ना। उद्योग जो चल रहे हैं, उन उद्योगों का जो विकास हो रहा है वो पृथ्वी पर ही तो हो रहा है और मानव की सहायता से हो रहा है ना। खेती जो है अपने भरण पोषण पालन के लिए, अपने जो है अपने जीवन को बनाए रखने के लिए मानव ही तो कर रहा है। कहाँ कर रहा है? इस नेचर में ही तो कर रहा है, अर्थ पर ही तो कर रहा है, पृथ्वी पर ही तो कर रहा है। तो इसका मतलब है
कि मानव का अपने गुजर बसर, रहन सहन, अपने खान पान और अपने जीवन के विकास की समस्त अवस्थाओं के लिए प्रकृति पर निर्भर है ना, इस नेचर पर निर्भर है, आश्रित है। और इनके बीच में, प्रकृति और इंसान के बीच के जो संबंध है, इनके बीच में जो संश्लेषित जो एक रिलेशन है, जो संबंध है, उसी को हम लोग मानव भूगोल कहते हैं ना। देखिए, मानव भूगोल के जो पितामह है, जो जनक है, उन्हें रेड जेल कहा जाता है। इन्होंने मानव भूगोल के ऊपर काफी अध्ययन करा और आधुनिक मानव भूगोल के इन्हें जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्होंने काफी किताबें भी लिखी जिसके बारे में इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बहुत ही विस्तार से, डिटेल में बात करी है। तो फ्रेडरिक रेड जेल मानव भूगोल के पितामह है ना। फ्रेडरिक रेड जेल कौन है? ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर हैं वो। तो पहली चीज आप लोगों को ये समझ में आ गई कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। मानव और नेचर है ना, मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों को, इनके बीच में जो रिलेशन है, उसी को मानव भूगोल कहा जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी इसको कहा जाता है। अब देखिए, मानव भूगोल में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं वो बताता हूं आपको। जैसे आप जनसंख्या भूगोल लेते हैं, तो किसी देश की जनसंख्या कैसी है, इसमें आप जनसंख्या भूगोल में है ना, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आप जानते हैं कि वहां की जनसंख्या का आकार कैसा है ना। वहां पर जो है आश्रित जनसंख्या ज्यादा है या कार्यशील जनसंख्या ज्यादा है ना। वहां पर बूढ़े लोग ज्यादा हैं या जवान लोग ज्यादा हैं। तो जनसंख्या भूगोल में आप अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल है ना, आर्थिक भूगोल में आप देखते हैं, ये क्या, ये मानव भूगोल के ही उपक्षेत्र है ना। ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब मानव भूगोल के ही उपक्षेत्र है। यानी जैसे आप लोग साइंस से अलग करके बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिर बायोलॉजी में ही आप लोग जो हो सकता है कि हृदय विज्ञान के बारे में पढ़ने लगे ना, कार्डियोलॉजी के बारे में पढ़ने लगे, आप न्यूरोलॉजी के बारे में पढ़ने लगे, तो ये क्या हो गए, यानी जीव विज्ञान के भी अलग क्षेत्र हो गए। ऐसे ही ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से मानव भूगोल के भी अपने उपक्षेत्र हैं, उसके भी अपने अपने उपक्षेत्र हैं, जिसमें जनसंख्या भूगोल है, किसी देश की जनसंख्या कैसी है, उसका आकार कैसा है ना, वो वर्किंग पॉपुलेशन वहां पर ज्यादा है या डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा है, वृहद आश्रित जनसंख्या ज्यादा है या कार्यशील जनसंख्या ज्यादा है, किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, उसकी अर्थव्यवस्था आर्थिक भूगोल कहते हैं इसे है ना। तो अर्थव्यवस्था कैसा है, उसकी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, किस तरह के वहां पर उद्योग लगाए गए हैं और ऐसे उद्योग ही वहां पर क्यों हैं, ये आर्थिक भूगोल में हम अध्ययन करते हैं। नगरीय भूगोल है ना, अर्बन ज्योग्राफी, के वहां पर किस तरह के नगर हैं है ना, किस तरह के वहां पर लोगों का रहन सहन है, हाँ, कितनी जनसंख्या है, ज्यादातर जनसंख्या वहां पर क्यों बसी है, या किसी नगर में किसी शहरों में जनसंख्या कम होने के कारण क्या है, उसे अर्बन ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं है ना। तो ये क्या है, ये मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं। देखिए, इसमें 3 तरह की थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या अर्थ है, फ्रेडरिक रेडजेल कौन है ना, उन्होंने इसके बारे में क्या बताया। फ्रेडरिक रेडजेल जो है वो मानव भूगोल के पितामह है ना, और सबसे ज्यादा उन्होंने स्टडी करी है शुरुआत के समय में इनको, और मानव भूगोल के जनक कहा गया है उनको, फ्रेडरिक रेडजेल को। और मानव भूगोल क्या है, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी किसे कहते हैं। मानव भूगोल जो है, मैंने आपको बताया कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, प्रकृति और मानव के अंतर संबंधों को ही मानव भूगोल कहा जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो समझ लीजिए। मानव भूगोल वाले इस अध्याय में इंपॉर्टेंट यह है कि 3 थ्योरी पूछी जाती है। एक तो होता है डिटर्मिनिज्म है ना, नियतिवाद, और एक होता है पॉसिबलिज्म, संभावनावाद, और तीसरा होता है न्यू डिटर्मिनिज्म है ना, नवनीतिवाद। तो सबसे पहले ये 3 थ्योरी आती है पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार ध्यान दीजिए। तो आपसे नियतिवाद कहता हूं है ना, या निश्चयवाद भी इसको कहते हैं हिंदी में, जिसे इंग्लिश में डिटर्मिनिज्म कहते हैं। अब जो नियतिवाद है वो बताती है कि मानव अपने शुरुआत के समय से ही जो प्रकृति से मतलब उससे कंट्रोल होता है, उससे नियंत्रित होता है। मानव प्रकृति का दास है, वह उससे कंट्रोल होता है, यह नियतिवाद बताती है। डिटर्मिनिज्म थ्योरी बताती है कि मानव प्रकृति से नियंत्रित होता है, यानी नेचर मानव को कंट्रोल करती है और इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, वो इस नेचर मतलब प्रकृति का गुलाम है, और मानव प्रकृति से डरता है, उसके अंदर भय है और वो कुछ कर नहीं सकता, बल्कि उसका दास है, गुलाम है। इसलिए वो कई बार, जैसे आपने देखा होगा कि बारिश नहीं आती है तो कई लोग क्या करते हैं कि वो डरते हैं कि ईश्वर हमसे नाराज हो गए हैं, तो प्रकृति की पूजा करता है, नृत्य करता है, पूजा करता है,
तो यानी इसका मतलब यह है कि मानव चाहकर भी प्रकृति के आगे कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो सर्वोच्च है और मानव उसका दास है। जैसे बारिश हो रही है तो मानव डर जाएगा तो गुफा में घुस जाएगा, है ना। बिजली कड़क रही है तो वो छुप जाएगा कहीं। तो मानव क्या है, वो प्रकृति से डरता है और वो उससे नियंत्रित भी होता है, कंट्रोल भी होता है ना। मानव प्रकृति से डरता है, वो इससे कंट्रोल होता है। और इस थ्योरी में कहा गया है कि जो प्रकृति है वो सर्वोच्च है। इस थ्योरी का पूर्ण केंद्र, जो सर्वोच्च केंद्र है, जो इसका मेन सेंट्रिक पॉइंट है, वो नेचर ही है। यानी नेचर के आगे चाहकर भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। वो इस प्रकृति का दास है, वो गुलाम है। प्रकृति चाहे तो मानव को कंट्रोल करती है ना। मानव प्रकृति के आगे बेबस है। ये कौन कहता है? ये डिटर्मिनिज्म थ्योरी कहती है, ये नीतिवाद कहती है ना। तो ये शुरुआत की जो अवस्थाएं थी उसमें आपने देखा होगा कि मानव को प्रकृति कंट्रोल करती थी, वो उससे डरता था, वो भयभीत होता था, प्रकृति की पूजा करता था। बारिश नहीं होती तो मान रहे हैं कि इंद्रदेव नाराज हैं और उसके पीछे जलवायु क्या मौसमी कारण नहीं मानेंगे वो। तो इंद्रदेव नाराज हैं, या तो वो डांस करेंगे, नृत्य करेंगे या पूजा जो भी होता होगा उस दौरान, तो वो उससे कंट्रोल होता था। प्रकृति के आगे वो गुलाम था, दास था, बेबस था और वो चाहकर कुछ नहीं कर सकता था। ये कहती है नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म थ्योरी। ये नंबर 1 थ्योरी। दूसरी थ्योरी है संभावनावाद। अब संभावनावाद संभावनाओं को जन्म देती है। ये बताती है कि नई नई संभावनाएं सामने आई। जैसे जैसे मानव जो है विकसित होने लगा और वो अपने आदि मानव वाले रूप से उसका धीरे धीरे कर कर विकास हुआ, है ना। और बहुत सारी चीजों की लगातार खोज होने लगी, आग की पहिए की खोज होने लगी और उसके बाद मानव का जो जीवन बदलने लगा। और मानव के जीवन के बदलने के साथ साथ जो नई नई खोजें होने लगी, तो मानव ने क्या करा, नई नई संभावनाओं को पैदा कर दिया। जो ये थ्योरी है इसका नाम है पॉसिबिलिज्म, यानी संभावनावाद। यानी मानव के विकास क्रम के साथ साथ नए नए संभावनाओं ने जन्म लिया, नए नए खोज और आविष्कारों ने जन्म लिया और उन्होंने प्रकृति को भी चैलेंज देना शुरू करा। मतलब चैलेंज देना मतलब यानी इसका मतलब यह है कि अब मानव प्रकृति का गुलाम नहीं है, वो प्रकृति से प्रभावित नहीं होता, उसका दास नहीं है। बाहर बारिश पड़ रही है तो मानव ने छतरी बना ली, वो छतरी लेकर निकल गया। बाहर तेज गर्मी है तो मानव ने एसी की खोज कर ली, तो वो उसने एकदम बहुत ही अपने रूम टेम्परेचर को बहुत कम कर लिया। तो मानव ने क्या करा, ज्ञान विज्ञान तकनीक के दम पर नई नई संभावनाओं को जो है इंट्रोड्यूस किया। और मानव अब प्रकृति का गुलाम नहीं है, ना ही वो उससे कंट्रोल होता। और ज्ञान विज्ञान तकनीकी विकास ने नई नई संभावनाओं को पैदा कर दिया है। ये बताती है संभावनावाद। तो पहली थ्योरी थी नियतिवाद यानी डिटर्मिनिज्म, जिसमें कहा गया था कि मानव प्रकृति का गुलाम है, वह प्रकृति से कंट्रोल होता है, वह उसकी पूजा करता है, उससे भयभीत होता है। और नियतिवाद में जो पहली थ्योरी है उसमें मानव जो है वो सर्वोच्च नहीं है, बल्कि सर्वोच्च है प्रकृति, है ना। नेचर वहां पर जो है सर्वोच्च है। और दूसरी थ्योरी जो संभावनावाद है, जिसे पॉसिबिलिज्म कह रहे हैं, तो मानव के विकास क्रम के साथ साथ नई नई संभावनाओं ने जन्म ले लिया। ज्ञान विज्ञान तकनीक जो है एक के बाद आने लगी और उसके बाद नई नई खोज और आविष्कार होने लगे और इन खोज आविष्कारों ने मानव के जीवन को ही बदल दिया। मानव के सामने नई संभावनाओं को ला खड़ा करा। अब मानव प्रकृति से डरता नहीं है ना, उससे भयभीत नहीं होता, बल्कि उसका गुलाम नहीं है। अगर बाहर बारिश हो रही है तो वो छाता बना लेता है ना। बाहर गर्मी पड़ रही है तो एसी बना लेता है ना। कहीं पर मान लीजिए कहीं नदी है, समुद्र है, तो उसने नाव का, जहाज का आविष्कार कर लिया। तो मानव ने नई नई संभावनाओं को जन्म दिया। ये संभावनावाद के अनुसार है। अब दूसरी थ्योरी मैंने आपको पहली बताई नियतिवाद यानी डिटर्मिनिज्म, और सेकंड थ्योरी थी संभावनावाद, जिसमें मानव ने संभावनाएं खोजी। तीसरी थ्योरी है नवनियतिवाद, है ना, न्यू डिटर्मिनिज्म। अब इसमें कहा गया है कि मानव जो है वो मतलब ना ही प्रकृति का स्वामी है और ना ही वो प्रकृति का दास है ना। ना ही वो इस नेचर का किंग है और ना ही वो उसका गुलाम है। और जो मानव प्रकृति पर रहता है, इस पृथ्वी पर रहता है, नेचर में उसका विकास होता है, प्रकृति इस प्राकृतिक वातावरण में उसका विकास होता है। देखिए अब तक जो आपने पढ़ा नियतिवाद यानी डिटर्मिनिज्म और संभावनावाद यानी पॉसिबिलिज्म, और ये तीसरी थ्योरी है जो इन दोनों से बिल्कुल अलग है, जिसको बोलते हैं नियो डिटर्मिनिज्म।
नव नियतिवाद या नव निश्चयवाद। ये तीसरी थ्योरी इन दोनों थ्योरी से बिल्कुल अलग है। पहली थ्योरी यानी नियतिवाद बताती है कि मानव प्रकृति से प्रभावित होता है, प्रकृति का वो गुलाम है, प्रकृति उसको कंट्रोल करती है, उसको नियंत्रित करती है ना। मानव चाहकर कुछ नहीं कर सकता, वो प्रकृति की पूजा करता है, वो उससे भयभीत होता है। और दूसरी थ्योरी बताती है कि जैसे जैसे मानव का विकास हुआ वैसे वैसे ज्ञान तकनीक का विकास हुआ, और इस ज्ञान तकनीक के विकास ने नई नई संभावनाओं को पैदा कर दिया, नई नई संभावनाओं ने जन्म ले लिया, और इन संभावनाओं ने मानव के जीवन को बदल कर रख दिया। अगर बाहर गर्मी है तो उसने एसी का आविष्कार करा, बाहर बारिश है तो उसने छतरी का आविष्कार करा। अब तीसरी थ्योरी पर मैं लेकर आ रहा हूं आपको, जिसको बोलते हैं न्यू डिटर्मिनिज्म यानी नव नियतिवाद या नव निश्चयवाद। देखिए, नव निश्चयवाद ये दोनों थ्योरी से बिल्कुल अलग है, इन दोनों थ्योरी से बिल्कुल अलग है, और ये बताती है कि ना ही मानव प्रकृति का स्वामी है और ना ही उसका गुलाम है। ना ही प्रकृति का स्वामी है, ना ही गुलाम है, बल्कि इस पृथ्वी को वो अपने घर के रूप में प्रयोग करता है, पृथ्वी को अपने घर के रूप में प्रयोग करता है। मगर मानव ने जिस तरीके से ज्यादा संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करा है, तो उसने प्रकृति के मिजाज को बिगाड़ दिया है। यानी प्रकृति के मिजाज को बिगाड़ने का अर्थ यहां पर यह है कि मानव का जीवन संकट में आना, यानी मानव ने खुद को ही संकट में डाल दिया है। आज देखिए कि मौसम और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इससे क्या हो रहा है? जलवायु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन होने से तो मानव का खुद का ही जीवन संकट में, ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। तो आप देखिए ना कि शहर, दुनिया भर के शहर जहरीले हो रहे हैं, तो हम ऑक्सीजन की बजाय जहरीली सांस ले रहे हैं। तो संभावनावाद का ये विरोध करती है, पॉसिबिलिज्म का विरोध करती है, और ये कहती है कि ये नव संभावनावाद है, यानी मानव को संसाधनों के प्रयोग में ऐसा संतुलन बरतना चाहिए जिससे वह अपना काम भी करता रहे और प्रकृति को भी कोई नुकसान ना हो, नेचर को भी इससे कोई लॉस ना हो। तो नव संभावनावाद यह बताती है, नव संभावनावाद यही बताती है कि मानव प्रकृति में मौजूद तमाम संसाधनों का प्रयोग करे, इस पृथ्वी पर, इस ग्रह पर जितने भी संसाधन है उसका प्रयोग करे, मगर एक संतुलन से, है ना। उसने नई नई संभावनाओं को तो पैदा कर दिया है, ये संभावनावाद का विरोध करता है, उसको क्रिटिसाइज करता है, उसकी आलोचना करता है, कहता है नई नई संभावनाओं ने मानव के जीवन को आसान तो बना दिया, ज्ञान तकनीक के दम पर मानव कहां से कहां पहुंच गया, मगर मानव ने अपने ही जीवन को संकट में डाल दिया है। आज देखिए, ज्ञान विज्ञान तकनीक के दम पर कितना औद्योगिकरण हुआ, ज्ञान विज्ञान तकनीक और आविष्कार के दम पर कितने वाहनों की खोज हो गई। इससे क्या हुआ? हवाएं जहरीली हो गई। औद्योगिकरण से क्या हुआ? नदियों का पानी जहरीला हो गया, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो थ्योरी है नव निश्चयवाद या ये संभावनावाद का विरोध कर रही है, न्यू डिटर्मिनिज्म, और ये बता रही है कि मानव को संसाधनों के बीच में एक संतुलन करना, प्रयोग करना चाहिए, एक बैलेंस रखना चाहिए। ना ही वो इस प्रकृति का स्वामी है और ना ही इस प्रकृति का गुलाम है। ये बताती है नव संभावनावाद या न्यू डिटर्मिनिज्म या नव निश्चयवाद, ये थ्योरी बताती है। तो पहली बात यह है कि आप लोगों ने, आप इन तीनों थ्योरियों को अच्छे से पढ़ लीजिए, और मानव भूगोल क्या है इसको भी समझ लीजिए। जितना मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी आपको समझाने की, मेरी कोशिश यही है कि आपको समझ में आया होगा। और एक बारी में वीडियो देखकर आप लोग नहीं समझ सकते, इसको एक बार देखने के बाद कुछ बीच में गैप लीजिए और उसके बाद दोबारा देख लीजिए ना। और आप लोगों के पास समय भी कम है और सिलेबस भी है, अच्छा खासा टाइम कम है, और आपको तैयारी भी ज्यादा करनी है। तो इसलिए एक बार वीडियो देखने के बाद आप कुछ अंतराल बाद, कुछ गैप ले लीजिए, उसके बाद दोबारा वीडियो देखिए। देखिए, हमारे चैनल पर मैं जितनी मेरी कोशिश होती है, जितना मैं एफर्ट कर सकता हूं, उतनी मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, और उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक तरीके से समझ में आया होगा आप लोगों को। और जो भी कोई बात आपको समझ में नहीं आई या कोई समस्या लगी हो, दोबारा आप मुझे बता दीजिए, मैं दोबारा आप लोगों को एक बार बता दूंगा। कमेंट जरूर कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए ना। हमारे चैनल सुमित धनकर क्लासेस पर मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस तरह की वीडियो लेकर आता रहूं। तो आप कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करिए ज्यादा से ज्यादा। जो बच्चे अभी पढ़ भी नहीं पा रहे हैं ना, ट्यूशन के ना होते हुए, तो आप लोग उनको भी शेयर कर दीजिए ये वीडियो, तो उनको भी थोड़ा सपोर्ट और हेल्प हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल सुमित धनकर क्लासेस को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जय हिंद।